हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा हब। पिछले वीडियो में हमने देखा सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट एक्सटर्नली और इंटरनली कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होने के लिए दो प्रोसेसेस होती हैं। पहला होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम लोग देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप के बारे में। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट मेनली तीन प्रोसेसेस से होता है। पहला है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड तीसरा है ऑस्मोसिस। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी तीन प्रोसेसेस से होता है, जो है पहला आयन पम्प्स, दूसरा एंडोसाइटोसिस और तीसरा एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। सबसे पहले देखते हैं सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। तो सिंपल डिफ्यूजन जो होता है डिपेंड करता है जो भी पर्टिकुलर सब्सटेंस किसी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाना चाहता है उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। पैसेज ऑफ वाटर एंड गैसेज जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हैं वो भी सिंपल डिफ्यूजन में ही आता है। और पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो रेट ऑफ एंट्री होती है वो प्रोपोर्शनल होती है मेम्ब्रेन में जो हाइड्रोफोबिक कोर होता है, यानी कि जो वाटर हीटिंग को एरिया होती है उसमें सॉल्यूट के सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। इसमें बैरियर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब्सटेंसेस ऐसे ही स्प्रेड आउट हो जाते हैं, मतलब कि फैल जाते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि एक कंटेनर में वाटर रखा हुआ है और ड्रॉप ऑफ डाइज हैं जो ऐसे ही स्कैटर हो जाते हैं। दूसरा आता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो ये मेनली कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से होता है और ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ता है। इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से। प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो उसमें प्रोटीन्स जो होते हैं मॉलिक्यूल से बाइंड होते हैं और इसमें प्रोटीन का साइज भी और शेप भी चेंज होता है और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं वाटर ऑस्मोसिस पे। तो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब कि वाटर का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। ऑस्मोसिस में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और अगर ऑस्मोसिस में कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो ये एडिमा कॉज कर सकती है, डायरिया, कोलेरा एंड द इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यूज़ कॉज कर सकती है। यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि ऑस्मोसिस कैसे वर्क करता है। अगर किसी भी सेल को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी सेल के अंदर का जो फ्लूइड का कंसंट्रेशन हो वही सेल के बाहर भी होना चाहिए, तो ऐसा सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो सेल नॉर्मल रहती है अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। अगर उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सेल के अंदर का फ्लूइड यानी कि वाटर जो है वो मूव में आउट कर जाता है सेल से और ये सेल जो होती है पिचक जाती है। अगर इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये स्वेल हो जाती है, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का मूवमेंट जो होगा बाहर से सेल के अंदर होगा और ये फूलती हुई जाएगी और लास्ट में फट जाएगी। यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेड डिफ्यूजन कैसा होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं लिपिड बाइलेयर में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पहुंच जाते हैं, जबकि फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भी कुछ इसी तरह का होता है लेकिन ये कैरियर मीडिएटेड होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब आगे आते हैं सेकेंड ट्रांसपोर्ट पे जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें एटीपी की जो है रिक्वायरमेंट होती है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करता है
और इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि एटीपी। ये एटीपी पे डिपेंड होता है। ये कैरियर मेडिएटेड प्रोसेस होता है, जैसा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। ये मेनली होता है आयन पंप्स से, जिसमें इन्वॉल्वमेंट होती है एटीपेज पंप्स की या आयन ट्रांसपोर्टिंग एटीपेजेस की। सोडियम पोटेशियम पंप, सेल्स में हाई इंट्रासेलुलर पोटेशियम कंसंट्रेशन होता है और एक लो सोडियम आयन कंसंट्रेशन होता है। ये सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। हाई सेलुलर पोटेशियम आयन जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है ऑप्टिमल ग्लाइकोलाइसिस के लिए, यानी कि पायरुवेट काइनेज जो होता है वो डिपेंडेंट होता है पोटेशियम आयन पे, एंड फॉर प्रोटीन बायोसिंथेसिस। सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन ग्रेडियंट्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सोडियम आयन और जो पोटेशियम आयन के ग्रेडियंट्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो जितने भी नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है उसमें सोडियम और पोटेशियम आयन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखते हैं सोडियम पोटेशियम पंप काम कैसे करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ Na+ एंड द साइटोप्लाज्म विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस। 3 सोडियम आयंस जो होते हैं वो बाइंड होते हैं साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ द प्रोटीन। यहाँ पे एक फॉस्फेट जो होता है एटीपी से प्रोटीन में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें एटीपी से फॉस्फेट का ट्रांसफ़र होता है। जब ये फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होती है तो ये प्रोटीन का शेप चेंज कर देती है, जो कॉज करता है Na+ के मूवमेंट को अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और फिर पोटेशियम आयन जो होता है वो प्रोटीन से बाइंड होता है और कॉज करता है फॉस्फेट रिलीज को। और जब फॉस्फेट का रिलीज हो जाता है तो ये चेंज करता है प्रोटीन के शेप को, जो कॉज करता है पोटेशियम आयन के मूवमेंट को साइटोप्लाज्म में। तो ऐसे सोडियम का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाना और पोटेशियम का इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आना, ये सोडियम पोटेशियम पंप का काम होता है। हाई पोटेशियम एंड लो सोडियम कंसंट्रेशन जो होता है सेल में, वो एक इंटीग्रल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन से मेंटेन होता है, जिसे हम लोग सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम नाम से जानते हैं। ये मेनली कंसिस्ट होता है 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट से। तो सोडियम और पोटेशियम एटीपेज पंप्स जो होते हैं जिसमें 3 सोडियम आयंस को सेल के अंदर से आउटसाइड भेजा जाता है और 2 पोटेशियम आयंस को आउटसाइड से इनसाइड द सेल ले आया जाता है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ इंट्रासेलुलर एटीपी। यहाँ पे फिर हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि 3 सोडियम आयंस इनसाइड ऑफ द सेल से आउटसाइड ऑफ द सेल जाते हैं और वहीं पे 2 पोटेशियम आयंस आउटसाइड ऑफ द सेल से इनसाइड ऑफ द सेल आते हैं। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है यूनिपोर्ट सिस्टम। जैसा कि नाम से पता चलता है यूनिपोर्ट, यानी यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है थ्रू द मेम्ब्रेन। अगर एग्जांपल की बात करें तो ग्लूकोज का इरिथ्रोसाइट्स की तरफ मूव करना यूनिपोर्ट सिस्टम के अंदर आता है। दूसरा होता है सिम्पोर्ट सिस्टम। ये एक साइमल्टेनियस ट्रांसपोर्ट होता है 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का एक सेम डायरेक्शन में। अगर एग्जांपल की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन एंड ग्लूकोज टू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल्स फ्रॉम द गट। जब सोडियम आयंस और ग्लूकोज का जो मूवमेंट होता है एक साथ एक सेम डायरेक्शन में गट से इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल में, तो ये एक सिम्पोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करता है। अब आता है तीसरा सिस्टम जो है एंटीपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे भी साइमल्टेनियस ट्रांसपोर्ट होता है 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड आयन एंड द बाइकार्बोनेट आयंस इन द इरिथ्रोसाइट। यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि यूनिपोर्ट सिस्टम, सिम्पोर्ट सिस्टम और एंटीपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूनिपोर्ट सिस्टम में एक सिंगल मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है एक सिंगल डायरेक्शन में। सिम्पोर्ट सिस्टम में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का सेम डायरेक्शन में ही ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि एंटीपोर्ट सिस्टम में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होता है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। एंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रोमोलिक्यूल्स का
सेल इनटेक करती है, जैसे कि अपटेक ऑफ द लो डेंसिटी लिपिड यानी एलडीएल का सेल द्वारा। एक्सोसाइटोसिस में मैक्रोमोलिक्यूल्स रिलीज होते हैं सेल से आउटसाइड की तरफ। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड द पैराथॉर्मोन्स। एंडोसाइटोसिस में मूवमेंट होता है लार्ज मटेरियल जैसे कि पार्टिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये सेल के अंदर मूव करते हैं। और एंडोसाइटोसिस दो टाइप का होता है, पहला होता है बल्क फेज जो नॉन स्पेसिफिक होता है, और दूसरा रिसेप्टर मेडिएटेड जो स्पेसिफिक होता है। प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस देखते हैं तो सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो मटेरियल के सराउंड करती है, और जो मेम्ब्रेन का एज होता है वो एक दूसरे के पास आने लगता है। उसके बाद जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्यूज होके वेसिकल्स बनाती है। 2% जो होता है एक्सटीरियर सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो ये कोटेड पिट्स यानी कि गड्ढे टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती है। ये जो गड्ढे होते हैं वो फिर कोटेड वेसिकल्स बना लेते हैं जो कि अनयूजुअल प्रोटीन्स यानी कि क्लैथरीन को कंटेन करते हैं। एंडोसाइटोसिस में मेनली फैगोसाइटोसिस यानी जिसे हम लोग सेल ईटिंग भी कहते हैं, पिनोसाइटोसिस जिसे सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। यहाँ पे वेसिकल्स जो होती है सेल सरफेस तक मूव करती हैं, मेम्ब्रेन जो होता है वेसिकल्स को फ्यूज करता है, और जो मटेरियल्स होते हैं वो एक्सपेल्ड होते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं कि एंडोसाइटोसिस कैसे होती है। जब मटेरियल आता है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के पास, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसको सराउंड करती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो एजेस होते हैं वो मिलने लगते हैं, और फाइनली एक वेसिकल का फॉर्म ले लेती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्सोसाइटोसिस में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। यहाँ पे जब वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज हो जाती है और वहाँ से ही मटेरियल का एक्सपेल आउट करती है।